छोटी टुनटुनी ने अपने घोंसलों को फूलों से सजा लिया था, क्योंकि उसके अंडे से कुछ ही दिनों बाद बच्चा निकलने ही वाला था। अगर मेरे अंडे से बेटा निकला तो मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी कुक्कू, और अगर बेटी निकली तो मैं अपनी बेटी का नाम रखूंगी चिंकी। ऐसा सोचते हुए छोटी टुनटुनी नदी पर पानी पीने चली जाती है। उसी जंगल में एक गोरी कौवी भी रहती थी, जिसका अभी तक कोई अंडा नहीं था। वो बहुत परेशान थी। वो तो उड़ते हुए जा रही थी कि गोरी कौवी की नजर छोटी टुनटुनी के अंडे पर जाती है। अरे, ये अंडा तो मेरे अंडे की तरह ही सफेद है। गोरी कौवी उस अंडे के पास जाती है। अगर मैं इस अंडे को चुरा लूं तो किसी को मालूम भी नहीं होगा कि ये अंडा मेरा है या उस छोटी टुनटुनी का। फिर गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया का अंडा अपने चोंच में उठा लेती है। पीछे से टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको रुको गोरी कौवी, मेरा अंडा रख दो, मेरा अंडा वापस रख दो, टूट जाएगा मेरा अंडा। मगर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। टुनटुनी चिड़िया भी उसके पीछे पीछे उड़ती है। गोरी कौवी ऊंचे पेड़ पर अपने घोंसले में चली जाती है और अंडा अपने घोंसले में रखकर ऊपर बैठ जाती है। मेरा अंडा मुझे वापस कर दो। कौन सा अंडा? ये अंडा तो मेरा है। चल भाग यहाँ से, ये अंडा मेरा है। ओए छोटी चिड़िया, झूठ तो ना बोलो, ये अंडा मेरा है। मैं सबको बताऊंगी, ये अंडा मेरा है। तुमने मेरा अंडा चुराया है। बुरी कौवी। रोती हुई टुनटुनी चिड़िया मिट्ठू तोता के पास जाती है। मिट्ठू भैया, गोरी कौवी ने मेरा अंडा चुरा लिया है और अब वो मुझे वापस नहीं कर रही। क्यों? क्या कह रही है वो कह रही है कि वो अंडा उसका है। मिट्ठू भैया प्लीज, आप मेरा अंडा मुझे वापस ला कर दे। फिर मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया के साथ जाता है। गोरी, ये अंडा टुनटुनी चिड़िया का है, इसे वापस कर दो। क्या सबूत है तुम्हारे पास मिट्ठू? क्या चिड़िया झूठ नहीं बोल सकती? हमेशा मैं ही झूठी होती हूँ क्या? ऐसा कहते हुए गोरी कौवी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगते हैं। मक्कार, झूठी, गंदी कौवी कहीं की, ऐसे आंसू बहाने से मैं तुम्हें अपना अंडा कभी नहीं दूंगी। टुनटुनी बहन, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। मुझे लग रहा है कि ये अंडा गोरी कौवी का ही है। नहीं मिट्ठू भैया, ये झूठी है, ये झूठी है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, ये मेरा अंडा चुरा कर भाग रही थी। मैं अपना अंडा लेकर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। ये चिड़िया तो पागल हो गई है, ऐसे ही मेरे अंडे को अपना अंडा कहे जा रही है। रोती हुई टुनटुनी चिड़िया कबूतर राजा के पास जाती है और वहाँ जाकर कबूतर राजा को सारी बात बताती है। कबूतर राजा, वो झूठी है, वो बहुत गंदी कौवी है। मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है, मेरा अंडा चुराते हुए। टुनटुनी, याद रखना, जो झूठा हुआ उसे सजा जरूर मिलेगी। संतरी, जाओ और उस कवि को बुला कर लाओ। कबूतर राजा के संतरी गोरी कौवी के पास जाता है और उससे कहते हैं, कवि, आपको कबूतर राजा जी बुला रहे हैं, जल्दी मेरे साथ चलो। ये छोटी चिड़िया कबूतर राजा जी के पास भी पहुंच गई है। गोरी कवि, क्या ये टुनटुनी चिड़िया जो बोल रही है वो सच है? राजा जी, ये टुनटुनी चिड़िया झूठ बोल रही है। मैंने 3 दिन पहले ही वो अंडा दिया है, वो मेरा ही अंडा है। तुम दोनों में से जो झूठा हुआ उसे बड़ी सजा मिलेगी। राजा जी, मैं तो आज दूसरे जंगल जा रही थी कि इस टुनटुनी चिड़िया ने शोर मचा दी। फिर कबूतर राजा अपने संतरी को आदेश देता है, शाही महल के बाहर जो बड़ा पेड़ है उस पर 2 घोंसले बना दिए जाए और उस अंडे पर एक दिन कौवी बैठा करेगी और एक दिन चिड़िया। जिस दिन उस अंडे से बच्चे बाहर आएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि बच्चा किसका है, चिड़िया का या कौवी का। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मुझे स्वीकार है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मगर गोरी कौवी डर जाती है, क्योंकि अब तो वो पकड़ी ही जाने वाली थी। मेरी माँ बीमार है कबूतर राजा, मैं कल आ जाऊंगी। अभी मुझे मेरी माँ के पास जाना है।
कवि, तुमसे जो कहा गया है वो करो। फिर कबूतर राजा के महल के बाहर सामने वाले पेड़ पर 2 घोंसले बना दिए जाते हैं और वो अंडा भी घोंसले में लाकर रख दिया गया था। एक दिन उस अंडे पर चिड़िया बैठा करती तो एक दिन गोरी कवि। ऐसे ही 5 दिन गुजर गए। अगर कल अंडे से बच्चा बाहर आ गया तो मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर रात के अंधेरे में गोरी कवि वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर कबूतर राजा के संतरी उसे पकड़ लेते हैं। दूसरे दिन अंडे से टुनटुनी चिड़िया का बच्चा भी बाहर निकल आया था। राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सच जाना। इस झूठी कवि को कैद में डाल दिया जाए और इसे 3 दिन तक कुछ भी खाने को ना दिया जाए, ये मेरा आदेश है। फिर गोरी कवि को कैद में डाल दिया जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपना बच्चा लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिठू तोता पका हुआ अमरूद लेकर एक घने पेड़ पर बैठा हुआ था। वहीं दूसरे पेड़ के पीछे कालू कौवा और गोरी कवि भी छुपे हुए थे। कालू जी अब जाओ भी, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जाओ और उस मोटी चोंच वाले तोते से वो पका हुआ अमरूद छीन कर ले आओ मेरे लिए। रुको गोरी, बस थोड़ा देर और इंतजार करो। अभी अगर जाऊंगा मैं तो वो तोता भाग जाएगा वहाँ से, बहुत चालाक है वो। अगर मैं ये अमरूद यहाँ बैठकर खाऊंगा तो ये अमरूद मुझसे कोई छीन भी सकता है। मैं इसे नदी किनारे जाकर घने जंगलों में बैठकर खाऊंगा तो वहाँ कोई नहीं छीन पाएगा मुझसे ये अमरूद। ऐसा सोचकर मिठू तोता घने जंगलों में नदी की ओर निकल जाता है। देखो वो मोटी चोंच वाला तोता भाग गया ना। मैंने तो पहले ही कहा था कि जाओ उससे छीन कर ले आओ वो अमरूद, मगर नहीं। गोरी, अब पीछा करो उस तोते का, वो कहीं घने जंगलों में जाकर छुप न जाए। फिर वो दोनों कौवे मिठू तोते का पीछा करते हैं। वो देखो कालू जी, वो मोटी चोंच वाला तोता वहाँ नदी किनारे जाकर बैठा है। मैं जाकर उसे बातों में उलझाती हूँ, तब तक तुम उससे वो अमरूद छीनकर भाग जाना। फिर गोरी कवि तोते के पास जाकर बिल्कुल वैसा ही करती है। मिठू तोते भाई, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? मुझे पता है गोरी, मुझे पता है कि तुम मुझसे मेरा अमरूद छीनने आई हो यहाँ पर। अरे नहीं तोते, तुम ये क्या कहे जा रहे हो? मैं तो तुम्हें समझाने आई थी कि तुम जिस नदी किनारे बैठकर ये अमरूद खा रहे हो वो नदी अच्छी नहीं है। तुम्हें पता है इस नदी में बहुत खतरनाक जीव रहते हैं। आज से पहले यहाँ पर जितने भी पक्षी आते थे उस खतरनाक जीव ने उन सभी पक्षियों को मारकर खा लिया था। इसीलिए मैंने सोचा मेरा मिट्ठू भाई इतना अच्छा है और उस नदी किनारे बैठा हुआ है, कुछ हो न जाए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ समझाने आई थी। बाप रे मिट्ठू पीछे देखो, वो क्या है? भागो, मैं तो जा रही हूँ। फिर मिट्ठू तोता जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तभी कालू कौवा झट से वहाँ आता है और मिट्ठू तोता का अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाता है। अरे पकड़ो, अरे कोई कौवे को पकड़ो। मिट्ठू तोता ऐसे शोर मचाता है और कौवे और कवि तो वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ टुनटुनी चिड़िया आती है। तोते भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? टुनटुनी बहन, वो दोनों कौवे मुझे उल्लू बनाकर मुझसे मेरा अमरूद छीन कर ले गए हैं, वो बहुत बुरे हैं। अच्छा तोते भाई चुप कर जाओ, तुम रो मत, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया मिट्ठू तोते को उसके घर तक छोड़ आती है। मिट्ठू जी कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि आप उन कौवों के पास न जाया करो। मैं कब गया था उन कौवों के पास? मैं तो चुपचाप नदी पर बैठकर वो अमरूद खा रहा था कि तभी वो दुष्ट कौवे वहाँ आए और मुझसे मेरा अमरूद छीन कर ले गए। मैं छोड़ूंगा नहीं उन कौवों को, मैं भी बदला लूंगा उन दुष्ट कौवों से। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं।
मिठू तोता और उसकी पत्नी मीठी तोती दोनों मिलकर अपने घर में मीठी खीर बनाते हैं। मीठी तोती मिठू तोते को वो मीठी खीर एक टिफिन में पैक करके देती है। मीठी, अब देखना तुम, मैं कैसे उन दुष्ट कौवों को पिटवाता हूँ। फिर मिठू तोता वो खीर लेकर पहाड़ों पर रहने वाला बाजू चील के पास जाता है और बाजू चील से कहता है, चील भाई ये देखो, मैं आपके लिए मीठी खीर लेकर आया हूँ। ओहो छोटे तोते, तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो तुम जैसा तो पूरे जंगल में कोई नहीं है, तुम बहुत अच्छे तोते हो। लेकिन चील भाई, वो काले दुष्ट कौवे मुझसे हर रोज मेरा दाना छीन लेता है। आप उन कौवों को सजा दे चील भाई। देखो तोते, तुम किसी भी तरह उन कौवों को मेरे पास ले आओ, फिर तुम देखना मैं कैसे पिटाई करता हूँ उन कौवों की। वो कौवे बहुत लालची कौवे हैं। मैं कोई न कोई लालच देकर उन कौवों को जरूर यहाँ ले आऊंगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और मिठू तोता वहाँ से सीधा टुनटुनी चिड़िया के मिठाई की दुकान पर जाता है। टुनटुनी बहन, मुझे कुछ जलेबियाँ दे दो। हाँ मिठू भाई, क्यों नहीं, ये लो, ये जलेबियाँ मैंने अपने हाथों से बनाई है। ये बहुत स्वादिष्ट जलेबियाँ है। जो भी पक्षी इसे एक बार खाएगा वो बार बार मांगेगा। मिठू तोता टुनटुनी चिड़िया से वो जलेबियाँ लेकर कालू कौवे के पास जाता है। वो दोनों कौवे एक घने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कौवे देखो, मैं तुम दोनों के लिए ये मीठी जलेबियाँ लेकर आया हूँ। मिठू तोते, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम मेरे लिए जलेबियाँ लेकर आए हो। मिठू मेरे भाई, क्या तुम अपनी गोरी बहन को भूल गए? तुम दोनों जल्दी से जाओ। पहाड़ों पर बाजू चील सभी पक्षियों को खूब स्वादिष्ट मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घर में भर भर के मिठाइयाँ ले आए हैं। सिर्फ तुम कौवे ही बचे हुए हो। जाओ, तुम लोग भी अपने हिस्से का मिठाई ले आओ। फिर वो दोनों कौवे बिना कुछ सोचे समझे ही दौड़ पड़ते हैं पहाड़ों की तरफ। और वहाँ जाकर बाजू चील तो अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था। चील भाई, आप पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांट रहे हैं और हम कौवे को भूल गए क्या? चील भाई, हमें भी मिठाइयाँ दो। मिलेगा, तुम दोनों को भी खूब सारी मिठाइयाँ मिलेगा। पहले तुम दोनों घर के अंदर तो चलो। फिर बाजू चील उन दोनों कौवे को अपने घर के अंदर बुला लेता है और बाहर से आकर मिठू तोता दरवाजा बंद कर देता है। अरे तोते, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तुम दोनों कौवे मुझसे मेरा हर चीज छीन लेते हो। अब बाजू चील भाई तुम दोनों को बताएंगे कि दरवाजा क्यों बंद किया है मैंने। फिर वो बाजू चील उन दोनों कौवे को मार कर उल्लू बना देता है। फिर वो दोनों कौवे जैसे तैसे करके शाम को अपने घर जाते हैं। कालू जी, आज के बाद से उस मोटी चोंच वाले तोते से कोई शरारत नहीं करनी। उस तोते ने हमें कितना पिटाई खिलवाया है उस बाजू चील से। हाँ गोरी, मेरी तो टांगे ही तोड़ दी उस बाजू चील ने पीट कर। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। अरे नीलो बहन, अब तुम्हें तो पता ही है इतना छोटा सा परिवार है हमारा और मेरे ससुर जी के तो इतना बड़ा सा हवेली वाला घर है। अरे मुझे तो कभी कभी लगता रहता है कि हमारे साथ इस घर में तो भूत प्रेत भी रहते होंगे। अरे बबली बहन तो अच्छा है ना। अरे अभी जिस पक्षी के पास ऐसा घर नहीं है वो तो तरसते हैं और तुम्हारे पास है तो तुम यूँ बोल रही हो। अरे हमारा छोटा बेटा है बंटी, वो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ शहर वाले जंगल में रहता है और मेरी छोटी वाली जो देवरानी है वो सुंदरवन वाले जंगल में रहती है और मेरी ननद है दुलारी, वो तो कभी आती नहीं। तो क्या करेंगे इतने बड़े हवेली का? इसलिए मैं बार बार कहती हूँ इनसे कि हम इतनी बड़ी हवेली बेचकर कोई छोटा मोटा घर देख लेते खुद के लिए। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी भी सही है। घर में बस 4 ही लोग हैं तो ज्यादा काम भी नहीं है और रसोई भी नहीं है। अब 4 लोगों की क्या ही रसोई बनेगी नीलो। अब मैं और मेरी बहू है, हम दोनों बस 2 ही रोटी खाते हैं। अपना लाडो फटाफट बना लेती है और फिर वो भी काम पर चली जाती है और हमारे पति है और बेटे वो खा लेते हैं 3-4। हाँ तो फिर बबली बहन, मैं देखती हूँ किसी पक्षी को, अगर कोई धनवान पक्षी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जमींदार काका से बात कर लूंगी इस हवेली के लिए। हाँ नीलो, अगर पता चले तो हमें जरूर बताना। अरे हर किसी को क्यों कहती रहती हो इतनी शानदार हवेली बेचने को? अरे
हाँ जी, शानदार तो है, मगर हम लोग तो बस 4 ही रहते हैं ना इसमें। करेंगे क्या इतनी बड़ी हवेली का, और फिर हमें सफाई भी तो करनी पड़ती है। अरे तो इसे आशीर्वाद समझो कि हमारे पास इतनी बड़ी हवेली है हमारे पूर्वजों की दी हुई। नहीं तो आजकल लोग तो हमेशा छोटे घर होने का ही दुखड़ा रोते रहते हैं। अच्छा जी ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती बस। अरे मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि इतनी बड़ी हवेली दिए हैं तो इसमें 2-4 पक्षी और भेज दीजिए रहने को, ये कहती हूँ मैं भगवान जी से। अब ठीक है? अरे भाग्यवान, कहीं भगवान ने तथास्तु कह दिया ना, तो फिर मत कहना मुझसे कि इतनी बड़ी हवेली भी छोटी पड़ रही है मुझे रहने को। कुछ भी बोलते रहते हैं। बबली कबूतरी को हमेशा से यही शिकायत रहती थी कि वो इतने बड़े हवेली वाले घर में रहती है, मगर उनके यहाँ हमेशा खाली पड़ी रहती थी। लेकिन अभी उसे कहाँ पता था कि उसके घर में इतने लोग आने वाले हैं कि उसकी इतनी बड़ी हवेली भी छोटी पड़ने वाली थी। अरे हाँ हाँ बेटा, ये तेरा अपना ही तो घर है, तू चाहे जब भी आ सकता है। ठीक है पापा, फिर मैं और टुनटुनी कल ही आ रहे हैं। अरे किसका फोन था भाई? वो बंटी बेटे का फोन था, कह रहा था वो बहू को लेकर कल ही आ रहा है वापस यहाँ। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? अरे वहाँ उसे कोई काम में दिक्कत हो रही होगी, इसीलिए आ रहा होगा वापस। अरे हाँ हाँ, तो उसका अपना ही तो घर है, जब मन करे तब आ जाए। ठीक है, तो फिर मैं उसके लिए हवेली का ऊपर वाला कमरा खाली करवा देती हूँ। हाँ हाँ, अब यहाँ उसे जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हमें ही तो उन्हें संभालना है ना। चलो, अब इतने दिनों बाद इतने बड़े हवेली में कोई रहने भी तो आया है, अब हम लोग सब साथ में मिलजुल कर रहेंगे। चाची जी, बंटी कल ही आ रहा है ना वापस? हाँ हाँ, कल ही तो कहा था उसने। फिर अगले दिन बंटी कबूतर अपना सारा सामान लेकर अपने जंगल वापस आ जाता है।